कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपको कंफ्यूजन है, या हम ये कह सकते हैं कि उस गिवन प्रोफाइल के क्वेश्चंस को बनाने में आपको अगर चैलेंज फेस होता है, तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज आप कंडक्टर पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वाले वीडियोस बनाइए, तो मैंने उन रिक्वेस्ट को फुलफिल किया है। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल। कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज में आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से अपन लोग उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपका काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, एंड दैट इज व्हाट द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। लेकिन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल में भी मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक लेकर के आया हूं, एंड दैट इज व्हाट व्हेन ऑल चार्जेस आर फ्री टू मूव। मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज अपनी गिवन पोजीशन पे फिक्स नहीं होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अबाउट अ अर्नशॉ थ्योरम। हो सकता है कि आप लोगों ने इस थ्योरम के बारे में इससे पहले ना सुना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं, मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में इस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। तो इतना तो कह सकता हूं कि आज के जो लेक्चर है उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और आप ये जानते ही हैं कि ये टॉपिक आपके लिए वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया, लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा एक डिटेल्ड डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसे यार अपन लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर सभी चार्जेस को फ्री कर रहे हैं। फ्री का मतलब है कि उनके ऊपर एक्सटर्नल कोई और फोर्स नहीं लग रहा है एक्सेप्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो कि चार्ज पार्टिकल आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे। तो इतना तो तय है कि उस सिस्टम के अंदर सिर्फ अगर दो चार्ज पार्टिकल हुए ना, तो ये वाली कंडीशन हो ही नहीं सकती। मतलब जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, या फिर एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, या फिर अगला कॉम्बो क्या हो सकता है, बोथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। इसी तरीके के कॉम्बो बन सकते हैं। आप इसमें से किसी भी एक कॉम्बो को उठा करके देख लीजिए, कोई भी गिवन चार्ज पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस गिवन चार्ज पार्टिकल पे एक ही फोर्स लगेगा इसकी वजह से, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है भाग जाएगा। सिमिलरली इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस गिवन चार्ज पार्टिकल पे इसकी वजह से कैसा फोर्स लगेगा भाई, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यस और नो। और जब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ये गिवन चार्ज पार्टिकल जो है वो इधर भाग करके आ जाएगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर भाग जाएगा। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम के अंदर दो चार्जेस हैं तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते इफ दे आर फ्री टू मूव। पक्का ये बात समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब ये तो तय है कि दो से ज्यादा चाहिए। चलिए अब हम चर्चा करेंगे अगर हमारे सिस्टम के अंदर तीन चार्ज पार्टिकल हो। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन के थ्रू ही अपन कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक प्लस क्यू चार्ज और सपोज एक प्लस 4q चार्ज है। अभी ये इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, ठीक है। इनके बीच का जो गैप है वो L है एंड दे आर फ्री टू मूव। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द लोकेशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ थर्ड चार्ज सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब आप एक थर्ड चार्ज पार्टिकल को लेकर के आते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि उस थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां पे रखें सो दैट कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्वेश्चन समझ आया आपको? देखो यार, एक बात तो तुम समझ लो कि स्पेस में तुमने अगर कहीं भी रख दिया तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो नहीं आने वाला। जैसे मान लो मैंने यार स्पेस में उस थर्ड चार्ज पार्टिकल को इधर कहीं रख दिया, अब उसका नेचर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सपोज मान लेते हैं उसका नेचर अगर पॉजिटिव है, तो देखो यार इस चार्ज पार्टिकल की वजह से उस पर फोर्स इधर लगेगा और इस गिवन चार्ज पार्टिकल की वजह से उस पर फोर्स इधर लगेगा, यस और नो। इवन अगर नेगेटिव होता तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस अपोजिट हो जाते। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि उस गिवन चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स तो जीरो नहीं होगा, उस चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम तो नहीं आ सकता, क्योंकि उस चार्ज पार्टिकल पे यार दो फोर्स लग रहे हैं। और ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, दो फोर्स लग रहे हैं और हम कह रहे हैं नेट फोर्स जीरो है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब बोथ ऑफ द फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या हो, सेम हो। तो यार एक बात बताना, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम करना है तो ऐसा थोड़ी है उस चार्ज पार्टिकल को आप कहीं भी रख दोगे, क्योंकि कहीं भी रखोगे तो लाइन ऑफ एक्शन तो सेम आ ही नहीं सकता। अब तुम लॉजिकली सोचो कि लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम करना है तो डेफिनेटली उस गिवन चार्ज पार्टिकल को ना इस लाइन पे रखना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट
लाइन ज्वाइनिंग द बोथ ऑफ द चार्जेस। पहला मुद्दा ये। अब सपोज हम उस चार्ज पार्टिकल को इस लाइन पे तो कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि उसको भी तो इक्विलिब्रियम में लाना है। तो आप खुद बताइए कि उस चार्ज पार्टिकल को इस समय कहां रखना चाहिए कि सो दैट कि उसका खुद का इक्विलिब्रियम आ जाए। तो ये तो आप ये कहेंगे कि इन दोनों की वजह से जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा, ये हम कह सकते हैं जो नल पॉइंट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो नल पॉइंट है अगर हमने वहां रख दिया, नल पॉइंट मतलब जहां पर इन बोथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो डेफिनेटली उस थर्ड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो सबसे पहले उस थर्ड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम तो लेकर के आए। और शायद ये बात आप लोगों को पता होगी कि अगर बोथ ऑफ द चार्जेस का नेचर सेम होता है तो डेफिनेटली जो इक्विलिब्रियम है वो इन बोथ ऑफ द चार्जेस के बीच वाले जोन में आता है। मान लीजिए कहां पर आएगा पता नहीं, मान लेते हैं कि यहां से वो कितने डिस्टेंस पर है बेटा, x डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। अगर ये नल पॉइंट है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, मतलब इस प्लस क्यू का और प्लस 4q का जो फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए, यस और नो। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर आप एक्सप्रेशन क्या लिखने वाले हैं। अगर प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड लिखेंगे तो आप लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, और 4q की वजह से जब फील्ड लिखेंगे तो उसका जब मैग्नीट्यूड लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, के 4q डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस इज व्हाट, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों मेरे भाई, सहमत हो? नल पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, आप यहां ऑब्जर्व करेंगे के क्यू से के क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर मैं लिख सकता हूं l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स द होल स्क्वायर, और ये वैल्यू है 4 के बराबर। तो यहां से देखने पर बेटे आपको एक बात समझ आ रही है, l माइनस एक्स बटे एक्स की जो वैल्यू है वो 2 आ जाती है, और यहां मैं लिख सकता हूं l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, l बाई 3। ये क्वेश्चन तो आप लोग डेफिनेटली सॉल्व कर चुके हो। मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो आप थर्ड चार्ज पार्टिकल लेकर के आ रहे हैं, उस थर्ड चार्ज पार्टिकल को आपको यहां से x पे रखना पड़ेगा, और x की वैल्यू l बाई 3, मतलब इस गिवन पॉइंट पे उस थर्ड चार्ज पार्टिकल को रख दीजिए। तो सबसे पहला सवाल था लोकेशन, लोकेशन तो आ ही चुकी है। अब अगला सवाल आता है नेचर। ये कौन बताएगा कि उस थर्ड चार्ज पार्टिकल का आज नेचर क्या होना चाहिए? क्या नेचर कुछ भी हो चलेगा? अभी कौन से नेचर की बात हो रही है? नेचर मतलब पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, मतलब जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है उसका नेचर क्या रखना चाहिए, सोचिए आप। मैं आपको बता दूं कि थर्ड चार्ज पार्टिकल का जो नेचर है ना, वो इन दोनों चार्जेस का जो नेचर है उसके अपोजिट ही होगा, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। इसको आप लॉजिकली भी देख सकते हैं। मुझे एक बात बताना, इसका तो ठीक है, मैं इसके अलावा किसी और चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम चेक करूं? अगर मैं इसके लिए कहता हूं कि नेट फोर्स जीरो है, तो एक बात बताना, प्लस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो प्लस 4q की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, बेटा इसको अपन ने F1 बोल दिया। और एक बात बताओ, अगर इसको कैंसिल आउट करना है तो इस Q का इस पे जो फोर्स है वो रिपल्सिव होना चाहिए या अट्रैक्टिव होना चाहिए? देख करके एक बात समझ आ रही होगी कि वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा तभी तो वो इसको कैंसिल आउट करेगा। तो आप खुद ऑब्जर्व करिए कि यहां पे Q का जो नेचर है इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट शुड बी नेगेटिव, मतलब ये बात समझ आ चुकी है कि नेचर हो गया भैया नेगेटिव। क्या सहमत हो? सिर्फ अगर यहां पे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हो तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्सेस लगाएंगे। क्लियर बात? अब बात आती है, क्या Q का कोई भी मैग्नीट्यूड हो क्या काम चल जाएगा? नहीं नहीं, फोर्सेस का सिर्फ इक्वल एंड अपोजिट होना ही सफिशिएंट कंडीशन नहीं है मेरे भाई। क्या F1 और F2 अपोजिट हैं तो क्या इक्विलिब्रियम हो जाएगा? नहीं, इसके अलावा F1 और F2 को बराबर भी होना पड़ेगा, और तुम समझ पा रहे होगे कि बराबर होने के लिए Q का कोई भी मैग्नीट्यूड से काम चलने वाला नहीं है। तो यहां पे देखिएगा अगले F1, मुझे जल्दी से बताइए यार F1 की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड बताओ तो जल्दी से। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अरे हाँ या ना भाई, सहमत हो? अच्छा ये बता दो कि इस कैपिटल Q की वजह से जो फोर्स लग रहा है F2, उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? मैं लिखूंगा K Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जनाब x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9।
तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करिए के क्यू कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, क्यू की, तो क्यू की वैल्यू आ गई 4q/9। यस और नो? यहाँ पर बी केयरफुल, नेगेटिव साइन लगाना ना भूलिए, क्योंकि अभी तो मैंने मैग्नीट्यूड को बराबर किया है बेटा। किसको बराबर किया है? मैग्नीट्यूड को। तो फाइनल अगर मैं जब आंसर लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? 4q/9। क्या समझ में आया? देख लीजिए आराम से। इससे पहले हो सकता है कि आपने जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हो उसमें ये आपके चार्जेस फिक्स हो, क्योंकि जब ये चार्जेस फिक्स होंगे ना और फिर आपसे पूछा जाए कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां रखें सो दैट उसका इक्विलिब्रियम आ जाए, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को सिंपली L/3 पे रख दो। लेकिन आज जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। यहां पे आज सभी के सभी चार्जेस फ्री टू मूव हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपके जहन में एक सवाल नहीं चल रहा कि मैंने यहां पर इस वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम चेक किया, लेकिन इससे इस बात की क्या गारंटी मिलती है कि इस वाले चार्ज का भी इक्विलिब्रियम होगा? एक तो तरीका यह है मैथमेटिकली सॉल्व करके आंसर निकाल लो, वेरीफाई कर लो, लेकिन मैं बिना सॉल्व किए ही बता सकता हूं कि अगर आपने इसका और इसका इक्विलिब्रियम देख लिया है ना, तो इसका भी इक्विलिब्रियम होगा। बताओ कैसे? सोच करके बोलना। आपको याद होगा कि ये चर्चा हमारे बीच में पहले भी हो चुकी है कि कूलम्स फोर्सेस जो हैं वो हमेशा पेयर में लगेंगे, एक्शन रिएक्शन, यस और नो? तो मैं यहां पर एक बात बताओ, पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है और नेट इंटरनल फोर्सेस का समेशन भी 0 होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस आपस में एक्शन और रिएक्शन पेयर होंगे, यस और नो? तो एक बात बताना, इस वाले को अगर बेटा ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं और इसको सी बोल देता हूं, तो मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर 0, यस और नो? आपने उसमें से 2 पर फोर्स 0 कर दिया, तो बेटा अगर 2 पे फोर्स 0 कर दिया तो तीसरे पे तो अपने आप ही हो जाएगा ना। आप यहां समझ पा रहे होंगे कि नेट फोर्स ऑन ए प्लस नेट फोर्स ऑन बी प्लस नेट फोर्स ऑन सी बराबर 0, और आप कह रहे हो कि ये भी 0 है और बेटा ये भी 0 है। जब आपने किसी भी 2 चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम देख लिया तो तीसरा चार्ज पार्टिकल तो बाय डिफॉल्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो तुम्हें इसका इक्विलिब्रियम चेक करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? और नहीं तो आप अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो सबसे बढ़िया क्या है, मैथ्स है भैया, सबसे बढ़िया। यहां पे चुपचाप से 4q पे नेट फोर्स कैलकुलेट करके देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। क्या सहमत हैं भाई सभी लोग? बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पे चर्चा करना चाहूंगा अर्नशॉ थ्योरम की। आपको याद होगा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में हेडिंग में लिखा हुआ था अर्नशॉ थ्योरम। क्या है जरा देखते हैं। अभी आप लोगों ने यहां पर देखा, यहां पे जो चार्ज था दैट इज q, यहां पे जो चार्ज था दैट इज 4q, और यहां से L/3 डिस्टेंस की दूरी पर जो तुमने चार्ज रखा था, जरा ध्यान से देखना, जो तुमने चार्ज रखा था वो कितना था? -4q/9। कितना था बेटा? -4q/9। ये था तुम्हारा तीसरा वाला चार्ज पार्टिकल, यही था। मैं एक गारंटी से एक बात बोल सकता हूं कि इस समय सभी चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तो हैं, लेकिन हर चार्ज पार्टिकल का नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पता है क्या है? अनस्टेबल है। हाँ, अगर मैं आप लोगों से यहां पर यह सवाल पूछूं ना कि फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप खुद सोचिए कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि जो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, वो हर डायरेक्शन में अनस्टेबल होगा। थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को ये फील आ रही होगी यार कि इससे पहले हमने ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जहां पे हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन निकाला था, और अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है वो तो तभी संभव हो सकता है जब इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, यस और नो? और आप कह रहे हो अनस्टेबल। जनाब याद करो कि वो सवाल जब तुम सॉल्व करते थे उसमें जो गिवन चार्जेस आपको दिए होते थे Q और 4Q, वो अपनी गिवन पोजीशन पे फिक्स होते थे, या हम ये कह सकते हैं कि उन चार्जेस को अपनी गिवन पोजीशन पे हिंज किया जाता था। लेकिन आज ये फ्री हैं, मतलब इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा, तो हर डायरेक्शन में अनस्टेबल होगा। अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा चलिए भाई इस चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम देखते हैं।
आपको समझ में आ रहा होगा, ये फोर्स इधर लगा रहा होगा और ये फोर्स इधर लगा रहा होगा। ठीक, मैं अगर इस चार्ज पार्टिकल को स्लाइटली थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूं, यही है एक तरीका चेक करने का कि पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया। जब तुमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो तुम समझ पा रहे हो इस पॉजिटिव चार्ज के ये करीब आ गया, और पॉजिटिव चार्ज के करीब आ गया तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, और इसका अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से दूर चला गया, उससे जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया। तो तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि इस गिवन चार्ज पार्टिकल को जब तुमने आगे की तरफ डिस्प्लेस किया, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डिस्प्लेस किया, तो तुम ऑब्जर्व करना इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। इस पे जो नेट फोर्स आ रहा है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है, मतलब जैसे ही थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है ये उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब ये वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। देखो x के अलोंग अनस्टेबल है, y और z के अलोंग तो तुम्हें शायद दिख ही रहा होगा कि ये अनस्टेबल होगा, और नहीं दिख रहा तो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, जरा ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से। मैं अब किसी और चार्ज पार्टिकल की बात कर लूं, मैं यहाँ पे 4q की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? 4q की। आपको अभी ये बात समझ में आ रही होगी कि जो 4q है उस पर इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा है और उसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा है, और ये अभी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, जब तुम इसको इधर लेकर के आओगे, करीब लाओगे, तो जब तुम इसको करीब ला रहे होगे तो यार इससे ये डिस्टेंस कम हो रहा है तो ये भी फोर्स बढ़ रहा होगा, और इससे ये डिस्टेंस कम हो रहा है तो ये भी फोर्स बढ़ रहा होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार कैसे कंपेयर करें, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, कौन सा फोर्स ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि इस पे नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा या इस डायरेक्शन में लगेगा। यही सबसे बड़ी समस्या हो रही है ना। एक काम करना, जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया सुनना। जब इस चार्ज को मैं इसके काफी क्लोज रख देता हूं, क्या रख देता हूं? काफी क्लोज, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसका अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, यस और नो? क्योंकि इससे जो डिस्टेंस है r जो है वो टेंस टू 0 हो जाएगा, और r टेंस टू 0 हो गया तो फोर्स टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा। अब तुम क्या करो, उस चार्ज को धीरे धीरे यहां से दूर ले जाना शुरू करो। तो जब तुम उस चार्ज को धीरे धीरे यहां से दूर ले जा रहे होगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या, इसकी वजह से जो फोर्स है वो भी कम हो रहा है, और इसकी वजह से जो फोर्स है वो भी कम हो रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? मतलब जब वो चार्ज पार्टिकल बेटा दूर जा रहा है तो दोनों फोर्सेस कम हो रहे हैं, लेकिन जब तक वो चार्ज पार्टिकल यहां नहीं पहुंच जाता तब तक ये वाला फोर्स, मान लेते हैं बेटा इसको F1 बोल दिया और इसको F2 बोल दिया, मतलब मैं इस वाले जोन में ये बोल सकता हूं अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट करेगा, मतलब F1 विल बी ग्रेटर देन F2 होगा। क्योंकि जब आप यहां से दूर जा रहे हैं तो F1 भी कम हो रहा है और F2 भी कम हो रहा है, और ये वो वाली पोजीशन है जहां पर F1 और F2 की वैल्यू बराबर होगी। क्या ये बात समझ आई? मतलब हम यहां पे काफी क्लोज हैं तो इस गिवन चार्ज पार्टिकल का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट हो रहा है, और जब आप इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगे तो उस केस में डेफिनेटली ये वाला फोर्स, मतलब इस जोन के अगर आप आगे निकल गए तो इस जोन में F2 जो फोर्स है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर तुमने इस चार्ज पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किया तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगा और इसको अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर इस गिवन चार्ज पार्टिकल को तुमने इधर डिस्प्लेस किया तो डेफिनेटली उसका रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा और वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है अर्नशॉ थ्योरम। क्या है? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से सुनना, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कौन से फोर्सेस बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। Only in the presence of electrostatic forces the equilibrium of body is unstable। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। अगर किसी गिवन चार्ज पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे होंगे तो वो जो इक्विलिब्रियम होगा वो बेटा बॉडी का अनस्टेबल होगा। ठीक है बेटा, चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं?
एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर, देखिएगा यार ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है। सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूं। यू हैव अ 3 पॉइंट चार्जेस, सभी का मैग्नीट्यूड और नेचर सेम है, और उन तीनों चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से प्लेस किया गया है कि सो दैट ये आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप देख पा रहे हैं ए है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑल द चार्जेस, बी केयरफुल, ध्यान से सुनना, सारे के चार्जेस आर फ्री टू मूव। ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर ये फ्री टू मूव है और अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये भाग जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे। अगर छोड़ दोगे एकदम से भागना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि जब ये डिस्टेंस ए से 2a हो जाएगा उस समय इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कभी आप लोगों ने? एनर्जी कंजर्वेशन से हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज अगर लग रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विल बी कंजर्व। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन चार्ज पार्टिकल की, जब उन चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वो a से 2a हो जाएगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा क्या है, सवाल सुनिएगा, मुद्दा तो कुछ और ही है। आपसे पूछा गया है कि भैया हम एक चौथा चार्ज पार्टिकल लेकर के आए। मान लीजिए आपने अपनी पॉकेट में से एक चौथा चार्ज पार्टिकल निकाला और आपसे बोला जा रहा है उस पार्टिकल को कहां रख दें सो दैट पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। समझ लीजिए, बताइए हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन कि उस तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां रखें। मुझे उम्मीद है यार आप लोगों से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है, इतना तो डिजर्व करता हूं कि ये तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि उस चौथे चार्ज पार्टिकल को पहले इक्विलिब्रियम में ले आओ बेटा, पहले उसका तो इक्विलिब्रियम डिसाइड कर लो। और उसका इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, जहां पर इन तीनों चार्जेस की वजह से इस गिवन पोजीशन में नल पॉइंट आएगा। नल पॉइंट का मतलब जहां फील्ड जीरो हो रहा होगा, और सिमेट्री से तुम्हें समझ आ रहा है कि वो पॉइंट जो है वो सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड पर इन तीनों चार्जेस का फील्ड जीरो होगा, यस और नो। तो इतना तो तय हो चुका है कि उस तीसरे चार्ज पार्टिकल को सेंट्रॉइड पर रखना पड़ेगा। लोकेशन डिसाइड। अब आ जाते हैं नेचर। नेचर तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो नेचर है इट शुड बी नेगेटिव। सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस तो भैया आपस में एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। नहीं तो ऐसे देखना, इसकी वजह से बेटा इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहां लग रहा होगा, आगे की तरफ, मान लिया F। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी F लग रहा होगा, क्योंकि सेम चार्जेस और डिस्टेंस क्या है A। और ये एंगल आपको समझ आ रहा होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री। तो F और F का जो रिजल्टेंट है, इस F और इस F का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना होगा, √3F। तो जब तुमने यहां पे चौथा चार्ज पार्टिकल रखा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए वो तो हम बाद में निकाल लेंगे, लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर उसका नेचर पॉजिटिव होता तो वो भी इस पर रिपल्सिव फोर्स ही लगाता, लेकिन हमें नेट फोर्स जीरो करना है, तो इसका जो नेचर है जनाब ये नेगेटिव होगा, तभी तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अरे यस और नो, सहमत हो? बताओ भाई, फुली एनर्जेटिक रहा करो यार। लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है ना तो वो पता है क्या है, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखना, और हमेशा ये सोचना कि यार किसी और का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक दिन सिलेक्शन होगा। अगर ये सेल्फ बिलीफ और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे अंदर है ना, तो पता है लाइफ में हो सकता है आपको स्टेज 1 या स्टेज 2 में फेलियर देखने को कभी मिल भी जाए, लेकिन इतना तय है कि एट द एंड ऑफ द डे आप एक दिन ना अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे, एंड यू विल बी द विनर ऑफ दैट जर्नी। तो अपने आप में बिलीफ रखना स्टार्ट करो। मतलब ये जो तुम मायूस सा चेहरा लेकर के बैठे रहते हो, आधे मन से सवालों को सॉल्व कर रहे होते हो, अपनी एनर्जी जो है वो आधी सवालों में होती है, आधी कहीं और होती है, अपनी एनर्जी को पूरे तरीके से फोकस ही नहीं कर रहे होते हो, उससे पता है क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता उससे। ना तो आप लाइफ में फन और एंजॉय कर पाते हैं, और ना ही आप अपने गोल के लिए 100% एफर्ट्स कर पाते हैं। तो यार जिस चीज को कर रहे हो ना पूरी शिद्दत से करो, एकदम फुली एनर्जेटिक होकर के बैठा करो जब लेक्चर देख रहे होते हो।
हर एक एक बात को ध्यान से लिखा करो। ये मत सोचा करो कि मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तो इतना तो तय है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जीवन में जब तुम स्टेज 2 में पहुंचोगे तो डेफिनेटली वो जो जीवन का तजुर्बा है वो तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा और आपके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट भाई। सवाल का जवाब दो, मोटिवेशन अगर मिल गया हो तो। जल्दी बताओ, ये Q की वैल्यू नेगेटिव, यस और नो? अब Q के मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। अच्छा यार एक बात बताना, ये डिस्टेंस कितना होगा? मैंने उम्मीद कर सकता हूं क्या इतनी मैथ्स तुम्हें आती होगी। देखो यार ये एंगल 30 डिग्री मान लेते हैं, डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा a/2। तो यहां पर कैन आई राइट डाउन कि cos 30 का वैल्यू जो है, ध्यान से देखना, cos 30 का जो वैल्यू है दैट इज a/2 डिवाइडेड बाय x, और cos 30 का वैल्यू कितना था, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, a/√3। मुझे उम्मीद है ये तो काफी सारे लोगों को पता भी होगा कि सेंट्रॉइड का डिस्टेंस वर्टेक्स से a/√3 होता है, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट लिख देता तो कुछ अपने लंगूर भाई लोग ये कहते कि ये कहां से आ गया, ये आपने कैसे लिख दिया। कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते, सर ने एक स्टेप खा लिया, इसलिए मैंने भैया बता दिया। ठीक है, जल्दी से बताओ अब क्या करें। √3f की वैल्यू इसके बराबर करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। √3f, f क्या है, इन दो चार्जेस के बीच का फोर्स, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, kq²/a², यस और नो? और जल्दी से बताना, इस q की वजह से अगर लिखना चाह रहे हैं, इस कैपिटल Q की वजह से अगर लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखने वाले हो, k स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय x, और x की वैल्यू कितनी है, a/√3 का स्क्वायर, मतलब a इंटू 3, यस और नो? तो यहां से k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, q से q कैंसिल आउट, a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, और मुझे लग रहा है मेरा आंसर आ जाएगा q/√3। कैलकुलेशन फटाफट चेक करिए, क्या मैंने सही किया है? नेगेटिव साइन लगाना मत भूल जाइएगा, क्योंकि नेचर हम पहले ही देख चुके हैं। मतलब हमें यहाँ पर एक बात समझ आ गई है कि जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है, कौन सा बेटा, जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है उसे आप सेंट्रॉइड पर रखिए, उसका नेचर शुड बी नेगेटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो q/√3 होना चाहिए। So this will be the final answer of your question. तो आई होप सो कि आज के लेक्चर में कुछ ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिले होंगे, जिसके लिए आप डेफिनेटली ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसी तरीके के और भी बहुत शानदार यूनिक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इस चैनल पर मैं लाता रहूंगा। फिर भी मेरी आपसे अगेन एक बार रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपको कंफ्यूजन है, या हम ये कह सकते हैं कि उस गिवन प्रोफाइल के क्वेश्चंस को बनाने में आपको अगर चैलेंज फेस होता है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप कंडक्टर पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वाले वीडियोस बनाइए, तो मैंने उन रिक्वेस्ट को फुलफिल किया है। जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं उनमें से अगर आपको कंडक्टर्स में किसी भी तरीके का डाउट है तो आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिए। मैं कंडक्टर्स पे काफ़ी डिटेल्ड वीडियो सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए बना चुका हूँ। अगर आप कंडक्टर को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वो वीडियोस आपको देखने चाहिए, क्योंकि कंडक्टर एक ऐसा टॉपिक्स है जो आप जानते हैं कि जेईई जैसे एग्जाम के लिए, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो या एडवांस का एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।